यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 2 के एमसीक्यू पार्ट 1 लेकर आया हूं। ये एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेकर आता हूं एमसीक्यूज, ताकि इसे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों पढ़ सके। तो सिविक्स क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म अर्थात संघवाद का एमसीक्यू पार्ट 1 लेकर आया हूं। याद रखिएगा, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा, येलो वाला लोगो ये देख करके ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप नए हैं तो। चलिए, तो आज का मैं पहला क्लास चैप्टर 2 का स्टार्ट करता हूं। पहला पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, आज मैं कुछ क्वेश्चंस डाला हूं चैप्टर के बेस से, लेकिन चैप्टर में नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला करके प्लस ये जो पूरा चैप्टर है संघवाद मतलब फेडरलिज्म क्या कहता है, उससे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग से पुटअप किया, खुद से मैंने बनाया है। तो वो उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट आर, मतलब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। दूसरा ऑप्शन है रेसिड्यूअर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। चौथा ऑप्शन आपके पास है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप किताबें पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि संघ सूची में मतलब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय को लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। ये मैंने पेज नंबर 16 से लिया है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स नागरिक शास्त्र के पेज नंबर 16 से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक मैंने इसके पेज की कटिंग यस मैंने डाला है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब निम्नलिखित में से किस सरकार में 2 या अधिक स्तर की सरकारें होती है। कैसी व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट मतलब संघीय सरकार। दूसरा ऑप्शन यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एकात्मक सरकार। तीसरा है कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब लोकल जो कम्युनिटी के द्वारा सरकार चलाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है कॉलिजन मतलब संगठन वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा फेडरलिज्म, संघवाद, जहां पर एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है। चैप्टर का नाम ही है फेडरलिज्म और क्लास 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, हर क्लास में आपने फेडरलिज्म वर्ड पढ़ा ही होगा। संघवाद आखिर होता क्या है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड टायर है हमारा, मतलब तीसरे स्तर पे आती है जो पहला भी कहलाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यही सारे क्वेश्चंस में अलग से लाया हूं। क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, कहता है पंचायती राज सिस्टम इन्वॉल्व्स, पंचायती राज सिस्टम में, पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या शामिल है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है द विलेज एंड द स्टेट। सबसे पहले एलिमिनेट करिए, स्टेट होगा नहीं यहां। ठीक है, तो आंसर ए कैंसिल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है द विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल, फिर स्टेट आता है तो इसको कैंसिल करेंगे, ये भी नहीं होगा। थर्ड आता है विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या आता है, तो ऑप्शन सी जा रहा है, ऑप्शन सही है। ये मैंने कहां से लिया मैं बता देता हूं, किताब को ठीक से पढ़िएगा, चैप्टर को उसी से मैंने उठाया है, बीच में कहीं से, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर रन बाय बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को क्या संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है या दोनों चलाती है। इसका ऑप्शन है आपके पास पहला यस, दूसरा ऑप्शन है नो, तीसरा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन कंडीशन, चौथा ऑप्शन है वी कांट से एनीथिंग। मैंने बनाया ऑप्शन, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा सीधा सीधा नो। केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर नहीं चलाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर नहीं चलाती है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली। देखिए, वहां पर क्या नरेंद्र मोदी जी अभी चला रहे सरकार या वहां की सीएम केजरीवाल चलाते हैं सरकार?
खुद देखिए, है ना, केजरीवाल के अंडर वो गवर्नमेंट चल रही है वहां पर। इट मीन साफ पता चलता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्य सरकार ही करती है, यूनियन गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करती, हाथ नहीं डालती है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, कहता है द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन डैश सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। मतलब कहता है केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति है डैश जो विषय तीन सूचियों में किसी में भी नहीं आती है। मतलब कौन सा ऐसा विषय है जो तीनों लिस्ट में नहीं आता, ना यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, ना कांग्रेस लिस्ट में आता है। तो केंद्र सरकार कैसे किसी अन्य विषय से संबंधित कानून बना सकती है, तो कैसा होगा वो। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनियन, दूसरा ऑप्शन है रेसिड्यूअर, तीसरा ऑप्शन है लोकल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी एलिमिनेट करिएगा और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेसिड्यूअर, ठीक है। याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट, बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, मतलब अतिरिक्त शक्ति उसे दिया जाता है केंद्र सरकार को, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी विषय पर वो कानून बना सके, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए मैंने यहां पर लगाया है, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट or subject like computer software that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on their residual subject. अपने अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के अंतर्गत भी नहीं आते, जरूरत पड़ने पर वो कानून बना सकती है सरकार। छठा क्वेश्चन है, डैश आर द लोकल गवर्निंग बॉडी इन द विलेजेस। मतलब डैश गांव में किस प्रकार की सरकारी संस्था होती है, सरकारी व्यवस्था। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है पंचायत, दूसरा है ब्लॉक्स, तीसरा है म्युनिसिपैलिटीज, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, देखिए एलिमिनेट करिएगा तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो रहा है और म्युनिसिपल भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि म्युनिसिपल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विलेज लेवल पर, तो विलेज लेवल पर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंचायत। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंचायत, ठीक है। तो लोकल गवर्निंग बॉडी, देखिए ब्लॉक लेवल भी आएगा, लेकिन ब्लॉक लेवल यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि सिर्फ विलेज लेवल पर पूछा गया है और बॉडी पूछा हुआ। यदि यहाँ पर बॉडीज होता तो ब्लॉक लेवल पर भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट बट अंडर व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग। कहने का मतलब है ये, केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय स्तर के को आदेश दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार किस तरह की व्यवस्था में ये काम नहीं कर सकती, ये आदेश नहीं दे सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है यूनिटरी फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फेडरल फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसका आंसर होगा फेडरल सिस्टम है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में देखिए क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज व्यवस्था, थर्ड टायर जो होती है उसमें केंद्र सरकार को अलग पावर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग दिया जाता है, पंचायती राज को अलग दिया जाता है। तो कोई किसी का हस्तक्षेप करके आदेश नहीं दे सकता कि आप इस के अनुसार काम करिए। हो सकता है कि अलग राज्य की अलग परिस्थितियां हो तो उसके अनुसार वो अलग अलग कानून बनाएंगे, वो अपने भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक स्तर पर, जियोग्राफिकल कंडीशन के, लैंग्वेज बेसिस, रेशियल बेसिस पे भी वो कानून बना सकती है, कभी कभी बनाना पड़ता ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है क्वेश्चन नंबर 7 का, पेंसिल से मैंने मार्क भी किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट बट इन द फेडरल सिस्टम। याद रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फेडरल सिस्टम, यहाँ फेडरल सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। फेडरल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फिल इन द ब्लैंक, different levels of the government govern the same citizens but each levels has its own dash in the specific matters of legislation, taxation and administration। मतलब हर लेवल पर सरकार को अपनी अपनी लेवल की शक्तियां दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन किस स्तर से वो दिया गया है, उसके अंतर्गत क्या उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देता है पावर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है ज्यूरिसडिक्शन, चौथा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो सिस्टम और पावर नहीं होगा, एलिमिनेट करिए। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्यूरिसडिक्शन। हर लोगों का अपना एक न्यायिक क्षेत्राधिकार है, एक लिमिटेशन बंधा हुआ, वो अपने उस सर्कल के अंतर्गत रह के ही काम करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हिंदी में भी है, याद रखिएगा, हिंदी वाले पॉज करके आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। मैं इंग्लिश इसलिए बोल देता हूँ ताकि बहुत लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश
इंग्लिश पढ़ देता हूँ, हिंदी तो कोई भी पढ़ लेता है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। हर लोगों का अपना अपना एक क्षेत्र अधिकार है, न्यायिक अधिकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैन फेडरलिज्म बी कॉल्ड अ डिवीजन ऑफ पावर। ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिया है, सिर्फ यस और नो बताना है। क्या संघवाद को हम सत्ता का विभाजन कह सकते हैं, पावर शेयरिंग कह सकते हैं? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? इसमें जवाब देना है आपको। देखिए इसका आंसर होगा हाँ। पावर शेयरिंग मतलब सेंट्रल स्टेट से पावर शेयर करता है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट से पावर शेयर करती है, सीधा सीधा बात है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं संघवाद, फेडरलिज्म कहते हैं, याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब संघवाद के दो उद्देश्य होते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं दोहरे उद्देश्य? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सेफ गार्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी। इसका आंसर क्या होगा? सेफ गार्ड, देश की एकता को बढ़ावा देना, ए और बी दोनों, और ना ए ना ही बी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेफ गार्ड और देश की स्वतंत्रता, एकता, सब कुछ, बंधुत्व सब लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। संप्रभुता है हमारे देश में, तो सरकार को, फेडरल सिस्टम को ये दोनों उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। चलिए ठीक है, देखिए मैंने यहाँ भी लिख पेपर पेज को क्लिक करके मैंने लगा दिया है। द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and to promote यूनिटी ऑफ द कंट्री। याद रखिए यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर दिया, यस यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके आज इतना ही है, मैं इतना ही क्वेश्चन टाइप कर पाया, कोई बात नहीं, अगले पार्ट में फिर लेके आऊंगा। मैं ऐसे भी कोशिश करता हूँ 10 क्वेश्चन लो और 10 में ही इतना आपको बताऊं ताकि वो 30 ऑब्जेक्ट के बराबर हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे बढ़ाने में आप लोगों का साथ का जरूरत है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगले पार्ट में एमसीक्यू कर लेकर, ठीक है। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।